आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 21, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजकुमार के होठों का शब्द बिंदु पीकर कनक सीपी की तरह आनंद के सागर पर तैरने लगी। भविष्य की मुक्ता की ज्योति उसकी वर्तमान दृष्टि में चमक उठी। अभी तक उसे राजकुमार से लज्जा नहीं थी, पर अब दीदी के सामने आप ही आप लाज के भार से पलकें झुकी पड़ती थीं। राजकुमार के हृदय का भार भी उसी क्षण से दूर हो गया। एक प्रकार की गरिमा से चेहरा वसंत के खुले हुए फूल पर पड़ती हुई सूर्य रश्मि से जैसे चमक उठा। तारा के तारक नेत्र पूरे उत्साह से उसका स्वागत कर रहे थे, और चंदन तो अपनी मुक्त प्रसन्नता से जैसे सबको छाप रहा हो। चंदन राजकुमार को भाभी और कनक के पास पकड़ ले गया। ओह, देखा भाभी, जनाब कितने गहरे हैं। कनक अब राजकुमार से आंखें नहीं मिला सकती। राजकुमार को देखती है तो जैसे कोई उसको गुदगुदा देता है, और उससे सहानुभूति रखने वाली उसकी दीदी और चंदन भी इस समय उसकी लज्जा के तरफदार न होंगे, उसने समझ लिया। राजकुमार के पकड़ आते ही उठकर तारा की दूसरी बगल सट कर बैठ गई। उसकी बेंच पर राजकुमार और चंदन बैठे। राजकुमार को देखकर तारा सा स्नेह हंस रही थी। तो ये कहिए, आप दोनों सधे हुए थे। ये अभिनय अब तक केवल दिखलाने के लिए कर रहे थे। आपने अभिनय की सफलता में कमाल कर दिया। आप लोगों को प्रसन्न करना भी तो धर्म है। राजकुमार मुस्कुराता जाता था। कनक दीदी की आड़ में छिपकर हंस रही थी। चंदन बड़ा तेज था। उसने सोचा, आनंद के समय जितना ही चुप रहा जाता है, आनंद उतना ही स्थायी होता है, और तभी उसके अनुभव का सच्चा सुख भी प्राप्त होता है। इस विचार से उसने प्रसंग बदलकर कहा, भाभी ताश तो होंगे? एक बॉक्स में पड़े तो थे। निकाल दो। अच्छा, मुझे गुच्छा दो। और किस बॉक्स में है बतला दो, मैं निकाल लूं। चंदन ने हाथ बढ़ाया। तारा स्वयं उठकर चली। रज्जू बाबू, ये बॉक्स उतारो। राजकुमार ने उठकर ऊपर वाला तारा का कैश बॉक्स नीचे रख उस बड़े बॉक्स को उतार लिया। खोलकर तारा ने ताश निकाल लिए। कौन किस तरफ हो, इसका निर्णय होने लगा। राजकुमार बॉक्सों को उठाकर देखने लगा। फैसला नहीं हो रहा था। चंदन कहता था, तुम दोनों एक तरफ हो जाओ, मैं और राजकुमार एक तरफ। पर तारा चंदन को लेना चाहती थी, क्योंकि मजाक के लिए मौका राजकुमार और कनक को एक तरफ करने में था। दूसरे उनमें चंदन खेलता भी अच्छा था। कनक सोचती थी, दीदी हार जाएंगी, वो जरूर अच्छा नहीं खेलती होंगी। अपनी तरह दिल से तारा भी कनक को कमजोर समझ रही थी। राजकुमार जरा सी बात के लंबे विवाद पर चुपचाप हंस रहा था। कनक ने खुलकर कह दिया, मैं छोटे साहब को लूंगी, यही फैसला रहा। अब बात उठी, क्या खेला जाए। चंदन ने कहा, ब्रिज। तारा इनकार कर गई। वो ब्रिज अच्छा नहीं जानती थी। उसने कहा, बादशाह पकड़। कनक हंसने लगी। चंदन ने कहा, अच्छा 29 खेलो। राजकुमार ने कहा, भाई अपनी डफली अपना राग, स्क्रू खेलो। बहूजी 29 खेल अच्छा नहीं जानती, मैं हार जाऊंगा। मैं सड़ियल खेल नहीं खेलता। क्यों भाभी जी? 29 के लिए पत्ते छांटता हूं। चंदन ने सबसे छोटे होने के छोटे स्वर में बड़ी दृढ़ता रखकर कहा। यही निश्चय रहा। आप तो जानती हैं ना 29? कनक से चंदन ने पूछा। खेलिए। कनक मंद मुस्कुरा दी। कनक और चंदन एक तरफ, तारा और राजकुमार दूसरी तरफ हुए। चंदन ने पत्तियां अलग कर ली। कह दिया कि बोली 4 ही 4 पत्तियों पर होगी। रंग छिपाकर रखा जाएगा, जिसे जरूरत पड़े साबित करा ले। रंग खुलने के बाद रॉयल पेयर की कीमत होगी। 4-4 पत्तियां बांटकर चंदन ने कहा, कुछ बाजी भी? हाँ, घुसौवल। हर सेट पर 5 घूंसे। राजकुमार ने कहा,
यार तुम गंवार हो, एमए तो पास किया, पर सिंह जी का शिकारी स्वभाव वैसा ही बना हुआ है। अच्छा बोलो, राजकुमार से कहा। बाजी ये रही कि हावड़ा स्टेशन पर हैमिल्टन की कारस्तानी का मोर्चा वो ले जो जीते। राजकुमार चंदन की सूझ पर खुश हो गया। कहा 17। कनक ने कहा 19। राजकुमार पास। चंदन इस तुम तो एक ही धौल में फिस हो गए। तारा और चंदन ने भी पास किया। कनक के 19 रहे। उसने रंग रख दिया। खेल होता रहा। कनक ने 19 कर लिए। खेल में राजकुमार कभी कायल नहीं हुआ, पर आज एक ही बार हार कर उसे बड़ी लज्जा लगी। अब राजकुमार ने पत्तियां बांटी। कनक 17, तारा 19, कनक 19। चंदन ने कहा, गोइयां पर क्या बोले, पास। राजकुमार के पास रंग नहीं था, पर कनक फिर बढ़ रही थी। उसका पुरुषोचित अकारण बड़प्पन फड़क उठा। कहा 20। कनक एक्सेप्ट। राजकुमार 21। कनक अच्छी तरह पत्तियां देखती मुस्कुराती हुई, एक्सेप्ट। राजकुमार 22। कनक एक्सेप्ट। राजकुमार बिना पत्ते देखे खुलकर 23। कनक ने हंसकर कहा, पास। राजकुमार ने बड़ी शिथिलता से रंग रखा। खेल होने लगा। पहला हाथ चंदन ने लिया। कनक ने एक पेयर दिखलाया। चंदन ने कहा 25। राजकुमार के पास पत्तियां थी नहीं, शान पर चढ़ गया था। हारता रहा। खेल हो जाने पर देखा गया राजकुमार के आधे नहीं बने थे। 2 काली बिंदियां खुली। राजकुमार बहुत झेंपा। गाड़ी बर्दवान पार कर चुकी। खेल होता रहा। अब तक राजकुमार पर 3 काले और 4 लाल खुल चुके थे। तारा ने स्टेशन करीब देख तैयार हो रहने के विचार से खेल बंद कर दिया। पहले उसे राजकुमार की बातों से जितना आनंद मिला था, अब हावड़ा ज्यों ज्यों नजदीक आने लगा उतना ही हृदय से डरने लगी। मन ही मन साकुशल सबके घर पहुंच जाने की काली जी से प्रार्थना करने लगी। कनक को अच्छी तरह ओढ़ाकर कुछ मुंह ढककर चलने की शिक्षा दी। चंदन ने कहा, करार हो चुका है, अब मैं जैसा जैसा कहूं करो। कहीं मारपीट की नौबत आएगी तो तुम्हें सामने कर दूंगा। इस मित्र परिवार की तमाम आशाओं और शंकाओं को लिए पूरी रफ्तार से बढ़ती हुई गाड़ी लिलुआ स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। हर डिब्बे पर एक एक टिकट कलेक्टर चढ़कर यात्रियों से टिकट लेने लगा। कनक से हार कर अब राजकुमार उससे नजर नहीं मिलाता। कनक स्पर्धा लिए हुए दृष्टि से अली युवती की तरह अपने फूल के चारों ओर मंडराया करती है। सीधे तिरछे एक बगल जिस तरह भी आंखों को जगह मिलती है, दीदी और चंदन से बचकर पूरी बेहयाई से उससे चुभ जाती है। उसे गिरफ्तार कर खींचती, झुका हुआ देख सस्नेह छोड़ देती है। एक स्त्री के सामने ये राजकुमार की पहली हार थी, हर तरह। गाड़ी लिलुआ स्टेशन से छूट गई। चंदन ने नेतृत्व लिया। तारा का हृदय रह रहकर कांप उठता था। राजकुमार महापुरुष की तरह स्थिर हो रहा था। अपनी तमाम शक्तियों से संकुचित चंदन की जरूरत के वक्त तत्काल मदद करने के लिए कनक पारिजात की तरह अर्धप्रस्फुट निष्कलंक दृष्टि से हावड़ा स्टेशन की प्रतीक्षा कर रही थी। केवल सिर चादर से ढका हुआ, श्वेत बादलों में अध खुले सूर्य की तरह। देखते देखते हावड़ा स्टेशन आ गया। गाड़ी पहले प्लेटफॉर्म पर लगी। चंदन तुरंत उतर पड़ा। 2 टैक्सियां की। कुली सामान उठाकर रखने लगे। चंदन ने एक ही टैक्सी पर कुल सामान रखवाया। सिर्फ बहू का केस बॉक्स लिए रहा। राजकुमार को धीरे से समझा दिया कि सामान वो डेरे पर उतार कर रखेगा। वो बहू को छोड़कर घर से गाड़ी लेकर आता है। कुलियों को दाम दे दिए। एक टैक्सी पर राजकुमार अकेला बैठा, एक पर बहू, कनक और चंदन। टैक्सियां चल दी। चंदन रह रहकर पीछे देखता जाता था। पुल पार कर उसने देखा एक टैक्सी आ रही है। उसे कुछ संदेह हुआ। उस पर जो आदमी था वो यात्री नहीं जान पड़ता था। चंदन ने सोचा ये जरूर खुफिया का कोई है और हैमिल्टन ने इसे पीछे लगाया है। अपने ड्राइवर से कहा, इस गाड़ी को दूसरी गाड़ी की बगल करो। ड्राइवर ने वैसा ही किया। चंदन ने राजकुमार से कहा, टी पीछे लगा है, टैक्सी एक है, देखें किसके पीछे लगती है। चंदन और कलकत्ते के विद्यार्थी खुफिया वालों को टी कहते हैं। राजकुमार ने एक दफा लापरवाह निगाह से पीछे देखा। सेंट्रल एवेन्यू के पास दोनों गाड़ियां 2 तरफ हो गईं। राजकुमार की टैक्सी दक्षिण चली और चंदन की उत्तर। कुछ दूर चलकर चंदन ने देखा टैक्सी बिना रुके राजकुमार की टैक्सी के पीछे चली गई। चंदन को चिंता हुई। सोचने लगा। बहू ने कहा,
छोटे साहब, वो गाड़ी शायद उधर ही गई। हाँ। चंदन का स्वर गंभीर हो रहा था। तुम्हारा मकान तो आ गया, इस तरफ है ना? तारा ने कहा। हाँ चलो दीदी, आज हमारे मकान रहो, ड्राइवर से कनक ने कहा। बाईं तरफ। टैक्सी कनक के मकान के सामने खड़ी हो गई। मकान देखकर चंदन के हृदय में कनक के प्रति संभ्रम पैदा हुआ। कनक उतर पड़ी। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। दौड़कर सर्वेश्वरी को खबर दी। कनक ने मोटर देखकर एक आदमी से किराया चुका देने के लिए कहा। चंदन ने कहा, अब घर चलकर किराया चुका दिया जाएगा। कनक ने ना सुना। तारा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी चलो। तारा ने कहा, अभी नहीं बहन, इसका अर्थ तुम्हें फिर मालूम हो जाएगा। फिर कभी रज्जू बाबू को साथ लेकर आया जाएगा। तुम्हारा विवाह तो हमें यहीं करना है। कनक कुछ खिन्न हो गई। अपने ड्राइवर से गाड़ी ले आने के लिए कहा। तारा और चंदन उतरकर अहाते में खड़े हो गए। सर्वेश्वरी ऊपर से उतर आई। कनक को गले लगाकर चूमा। एक सांस से कनक बहुत कुछ कह गई। सर्वेश्वरी ने तारा को देखा, तारा ने सर्वेश्वरी को। तारा ने मुंह फेर कर चंदन से कहा, छोटे साहब जल्दी चलो। तारा को तकलीफ हो रही थी। सर्वेश्वरी अत्यंत सुंदर होने पर भी तारा को बड़ी कुत्सित देख पड़ी। उसके मुख की रेखाओं के स्मरण मात्र से तारा को भय होता था। अपने चरित्र बल से सर्वेश्वरी के विकृत परमाणुओं को रोकती हुई जैसे मुहूर्त मात्र में थक कर ऊब गई हो। तब तक कनक का ड्राइवर मोटर ले आया। पहले सर्वेश्वरी तारा को भी स्नेह करना चाहती थी, क्योंकि दीदी का परिचय कनक ने सबसे पहले दिया था, पर हिम्मत करके भी तारा की तरफ स्नेह भाव से नहीं बढ़ सकी। जैसे तारा की प्रकृति उससे किसी प्रकार का भी दान स्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे उससे परमार्थ के रूप में जो कुछ लेना हो ले। कनक ने दीदी की ऐसी मूर्ति कभी नहीं देखी। ये वो दीदी न थी। कनक के हृदय में पहले पहल विशद भावना का प्रकाश हुआ। सर्वेश्वरी इतना सब नहीं समझ सकी। समझी सिर्फ अपनी क्षुद्रता और तारा की महत्ता, उसका अविचल स्त्रीत्व, पतिनिष्ठा। आप ही आप सर्वेश्वरी का मस्तक झुक गया। उसका विष पीकर तारा एक बार तप कर फिर धीर हो गई। सर्वेश्वरी के हृदय में शांति का उद्रेक हुआ। ऐसी परीक्षा उसने कभी नहीं दी। सिद्धांत वो बहुत जानती थी, पर इतना स्पष्ट प्रमाण अब तक नहीं मिला था। वो जानती थी हिंदू घराने में, और खासकर बंगाल छोड़कर भारत के अपर उत्तरी भागों में, कन्या को देवी मानकर घरवाले उसके पैर छूते हैं। कनक की दीदी को उसने देवी और कन्या के रूप में मानकर पास आ पैर छुए। तारा शांत खड़ी रही। चंदन स्थिर झुका हुआ। ड्राइवर गाड़ी लगाए हुए था। तारा बिना कुछ कहे गाड़ी की तरफ बढ़ी। मन से भगवान विश्वनाथ और काली जी को स्मरण करती हुई पीछे पीछे चंदन चला। सर्वेश्वरी ने बढ़कर दरवाजा खोल दिया। तारा बैठ गई। नौकर ने कैश बॉक्स रख दिया। चंदन भी बैठ गया। कनक देखती रही। पहले उसकी इच्छा थी कि वो भी दीदी के साथ उसके मकान जाएगी, पर इस भाव परिवर्तन को देख वो कुछ घबरा गई थी, इसलिए उसी जगह खड़ी रही। गाड़ी चल दी चंदन के कहने पर। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 21, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।